आइए। बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। यस सर। आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहाँ से किया, किस विषय से किया? सर मैंने ग्रेजुएशन 2009 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से सर फिजिक्स में किया है सर, फिजिक्स से किया है सर। अच्छा, तो 2009 में किया, उसके बाद से अब तक क्या कर रहे हैं? यस सर। सर ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ पारिवारिक समस्याएं थी सर, जिसके कारण 1-2 साल मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी सर। उसके बाद फिर मैंने लगातार मुख्य परीक्षा देना आरंभ किया, दे रहा हूँ सर लगातार। और वर्तमान में सर मैं 1 दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षाओं का टेस्ट सीरीज चलाता हूँ सर। अच्छा, पढ़ाते हैं आप? यस सर, टेस्ट सीरीज चलाता हूँ 1 दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा का सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये टेस्ट सीरीज में क्या केवल जीएस के लिए चलाते हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट्सों के लिए चलाते हैं? रेलवे वगैरह में तो सारे होती हैं सर, मैथ भी रहता है और जीएस भी रहता है, तो उस हिसाब से चलाता हूँ सर। तो ये तो बड़ा अच्छा व्यवसाय भी है, फिर क्यों आना चाहते हैं? सर वो मतलब मैं अपने वर्तमान के अपने खर्च को निकालने के लिए लाता हूँ, लेकिन परंतु मैं पुलिस सेवा में आना मेरा लक्ष्य है सर, क्योंकि बचपन से ही मेरी इसमें परवरिश हुई है। मेरे पिताजी इसी विभाग में भी हैं सर, तो इसे लगाव बचपन से ही रहा है, तो मैं इसी में आना चाहता हूँ, इसलिए सर। आपने अपने पिताजी को बचपन से ही देखा है, पिताजी में के बचपन से देखने में आपको ये इसमें क्या आकर्षण का केंद्र बना आपके? ये तो बड़ा ही जो रहते हैं पुलिस सेवा में, वो अपने बच्चों को जल्दी पुलिस सेवा में नहीं लाना चाहते। ये समस्याएं होती हैं तमाम, पारिवारिक जीवन बहुत व्यस्तम होता है, नहीं हो ठीक से देख पाते हैं। तो वैसी स्थिति में आप किस चीज़ से आकर्षित हुए? हाँ सर, वो कुछ आती है, परंतु मुझे इसमें आना अच्छा लगा। विशेषकर वर्दी से मुझे बचपन से लगाव रहा। मैंने और कई बार देखा हूँ कि सर कई बार अगर किसी की समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है तो वो कई बार बहुत अच्छी बात बोल के जाते हैं, तो वो सारी चीजें मुझे आकर्षित की सर, तो मैं इसीलिए आना चाहता हूँ। आपने आपकी जो हॉबी है वो क्या है? साइकिलिंग सर। और आपने जो विषय का चयन किया ऑप्शनल, वो क्या किया है? LSW, श्रम एवं समाज कल्याण सर। तो आप फिजिक्स से थे, तो फिर LSW में क्यों आप चले गए? सर फिजिक्स में मुझे सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाया, और मैंने पहले प्रयास किया था उसे समझने के लिए, जो बीपी आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, परंतु मैं उसे सही ढंग से कर नहीं पा रहा था जब उनके सवाल को देखा। परंतु जब मैंने श्रम एवं समाज कल्याण, उसके अलावा और कई विषय 1-2 विषय को मैंने देखा, लेकिन श्रम एवं समाज कल्याण में मुझे सही प्रॉपर गाइडलाइन भी मिला सर, और कुछ सीनियरों का सहयोग भी मिला, तो इसीलिए मैंने इसे चयन किया सर। अच्छा, आपका हॉबी हमको थोड़ा लग रहा है कि जैसे आपने जबरदस्ती दिया। ये साइकिलिंग कौन सी हॉबी है? अब सर पारिवारिक, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, तो बचपन से ही साइकिल चलाने से एक स्कूलिंग वगैरह होती है सर, साइकिल से ही हम लोग जाते हैं, तो लगाव हो गया बचपन से ही। तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो, ये मेरे लिए यही हॉबी है साइकिलिंग। ये मुझे बताइए कि जो साइकिलिंग में आप कहाँ फिजिक्स की थ्योरी देखते हैं आप? सर इसमें न्यूटन्स का लॉ भी काम करता है सर, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ काम करता है सर। साथ में सर फ्रिक्शन भी, घर्षण भी यहाँ काम करती है सर। और कुछ? और मुझे इतना ही जानकारी है सर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं? जी हाँ, सेंट्रीपिटल, सॉरी सर, मैं धन्यवाद सर। सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसमें काम करती है। जब हम लोग जरा दोनों डिफाइन करो, सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको कहते हैं? सर जब हम कोई वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है सर, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं।
और इसके विपरीत और एक बल काम करता है जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। ये केंद्र के बाहर की ओर काम करता है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अच्छा, कोई एनर्जी कन्वर्शन भी होता है क्या इसमें? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप जो साइकिल चलाते हो तो कौन सी एनर्जी किस Yes, sir. एनर्जी में कन्वर्ट होती है? सर शारीरिक भौतिक एनर्जी चेंज होता है, आपके शरीर वो में गति एनर्जी में आपके शरीर में जो मसल्स में आपकी ऊर्जा संचित है, वो उस ऊर्जा का क्या नाम है? शरीर में सर स्थितिज ऊर्जा संचित है सर, और इसके बारे में सर पूरी जानकारी नहीं है मुझे सर, अच्छा, माफ किया जाए सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये मुझे बताओ कि फिजिक्स जो है प्रशासन में किस प्रकार Yes, sir. सहयोगी साबित हो सकता है? सर फिजिक्स में लगातार नए नए तरह के शोध होते रहते हैं, और वर्तमान में प्रशासन में भी कई तरह के नए शोध हो रहे हैं। प्रशासन में कई नई तकनीक आ रही है सर, सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को सर मैं जल्दी सीख सकता हूँ, और इस तरह सर फिजिक्स उपयोगी होगा सर। पुलिस सेवा में सर मुझे लगता है कि हमेशा फिजिक्स के तरह पुलिस सेवा को भी हमेशा समय के साथ बदलते रहना चाहिए सर। साइबर क्राइम भी जो है वो फिजिक्स का ही देन है। तो ये साइबर क्राइम कहते किसको है? सर इंटरनेट के माध्यम से किसी की गुप्त सूचनाओं का प्राप्त करना और उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करना सर साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम आपने पढ़ा है? यस सर। साइबर फिशिंग किसको कहते हैं? सर किसी नामी गिरामी कंपनी का उनका आईडी और लोगो को कॉपी करके किसी दूसरे फेक आईडी से बना करके किसी निर्धारित निश्चित व्यक्ति को मैसेज या ईमेल के द्वारा भेजना, और फिर उनसे गुप्त जानकारी प्राप्त करके और उनका धन का उपयोग करना सर साइबर फिशिंग है सर। आईटी एक्ट बनाया गया, कब बना था ये आईटी एक्ट? सन 2000 में बना था सर, जिसे फिर 2009 में संशोधित किया गया सर। इस आईटी एक्ट की धारा 66A क्या है? सॉरी सर, नई जानकारी है, मुझे माफ किया जाए सर। कोई बात। मुझे ये बताइए कि आपने LSW लिया, तो LSW में श्रम और श्रमिक इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? जरा अंतर बताइए, स्पष्ट कीजिए। सर श्रम से तात्पर्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया वैसा कार्य है जिसे आर्थिक लाभ के साथ साथ उसे मानसिक सुख की भी प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, तो उसे श्रम कहते हैं सर। और श्रमिक से तात्पर्य सर किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे नियोजक के द्वारा नियोजित किया जाता है और इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई हो सर, इसे श्रमिक कहते हैं सर। श्रमिक के आप कितने प्रकार हो सकते हैं? सर श्रमिक के कुशलता के आधार पर उनको बांटा गया है सर, जैसे अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, अति कुशल श्रमिक सर। अच्छा, ये वर्गीकरण तो आपने जो बिहार सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है उसका वर्गीकरण। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लू कॉलर जो वर्कर्स हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, ठीक है जी हाँ, ग्रे कॉलर वर्कर्स हैं, इन तीनों को जरा डिफाइन कीजिए। तो ये तीनों को सर ब्लू कॉलर वर्कर जो खादान वगैरह में काम करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं सर उन्हें व्हाइट कॉलर। और ग्रे कॉलर? संपर्क टूट गया लगता है।
है सर कॉलर वर्कर को अभी मैं हाँ, तो ग्रे कलर बताइए, ग्रे कलर संपर्क टूट गया। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, अब आ गया, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? वो सॉरी सर, थोड़ा सा नेट का होता सर है। आपकी आवाज आ रही है, वो नेट का थोड़ा समाप्त किया जाएगा। अच्छा, किसी उद्योग में यस सर। पूंजी और श्रम, ये दो Yes, sir. महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप इन दोनों Yeah, में sir. किसको श्रेष्ठ मानते हो, पूंजी को कि श्रम को? सर मुझे लगता है किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पूंजी और श्रम दोनों आवश्यक है सर। और पूंजी के बिना श्रमिक श्रम नहीं कर पाएंगे और श्रम के बिना पूंजी का कोई महत्व नहीं है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्योग चलाने के लिए पूंजी और श्रम दोनों ही आवश्यक है सर। इन दोनों में अगर श्रेष्ठता करनी हो तो किसे कह सकते? किसी वस्तु का निर्माण करना हो तो उसमें यस सर। क्या पूंजी के बगैर उत्पादन हो सकता है, या श्रम के बगैर पूंजी नहीं सर, उत्पादन पूंजी को के कार्य बगैर कर सकता है? सर पूंजी के बगैर उत्पादन भी नहीं हो सकता है और श्रमिक के बिना भी उत्पादन नहीं हो सकता है। पूंजी और श्रमिक दोनों मिलकर के ही सर उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं सर। एक व्यक्ति के पास कोई पूंजी ना हो सर लेकिन उसके पास श्रम और तकनीक अपना हो तो क्या वो किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है? प्राकृतिक रूप से सर, हमारे पास तकनीक, बहुत ऐसी चीजें हैं जो उपलब्ध हैं और हम उससे अपने श्रम के माध्यम से उसका उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन पूंजी विदाउट श्रम क्या उत्पादन कर सकती है? इसलिए सॉरी सर, पूंजी के पर से ज्यादा श्रम की श्रेष्ठता आप स्थापित कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में आप यहाँ पे इस स्टैंड को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। बालकों की जो समस्या है उसको Yes, दूर करने के लिए कुछ एनजीओ बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। किसी दो एनजीओ sir. का नाम बताइए। सर मुख्य रूप से बचपन बचाओ आंदोलन जो डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी सर के द्वारा चलाया जा रहा है सर। और सॉरी सर, मैं अभी यही एक ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। भारत में गरीबी को मापने के सर जो मापदंड है वो क्या है? किस प्रकार गरीबी मापी जाती है? विश्व में दो प्रकार की गरीबी मापने के तरीके हैं। एक एब्सोल्यूट पोवर्टी कहते हैं और एक रिलेटिव पोवर्टी कहते हैं। इन दोनों में का डिफरेंस बता सकते हैं? सर रिलेटिव पोवर्टी सर तुलनात्मक अभाव बोध का है सर। तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर रिलेटिव पोवर्टी को की गणना की जाती है, जबकि एब्सोल्यूट पोवर्टी को सर एक मानक निर्धारित कर दिया जाता है और उस मानक से कम या अधिक पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। भारत में सर एब्सोल्यूट पोवर्टी के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है सर। तो भारत में एब्सोल्यूट पोवर्टी को अब मानते हैं। तो इसमें Yes, जो sir. बीपीएल कहते हैं हम लोग, तो बीपीएल की के क्या मापदंड रखे गए? सर बीपीएल के लिए सर ग्रामीण और शहर दोनों के लिए अलग अलग रखे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर 2100 किलो कैलोरी को रखा गया है सर, जबकि शहरी क्षेत्र में सर 2400 किलो कैलोरी को रखा गया। आपने ये योजना आयोग के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसका मापदंड बता दिया। ये हमारे वर्तमान समय में जो चल रहे हैं बीपीएल की परिभाषा, उसके अंतर्गत ये मापदंड नहीं है कैलोरी वाला। ठीक है, योजनाओं में योजना आयोग का जो गरीबी की परिभाषा है वो आपने बता दी। ठीक है, कोई बात नहीं।
जी सर। गरीबी के संबंध में सुरेश तेंदुलकर साहब भी समिति भी थी, इन्होंने क्या सिफारिश की थी? इन्होंने सर मल्टी डायमेंशन थ्योरी दिया है, जिसमें शिक्षा, पोषण आदि के आधार पर गरीबी का निर्धारण के, भोजन क्या उपलब्धता के आधार पर गरीबी का निर्धारण के लिए इन्होंने सर अनुशंसा की है। इस संबंध में अमर्त्य सेन जी का क्या कहना? सर अमर्त्य सेन सर का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ही और सर पूरी जानकारी इसमें नहीं है, माफ किया जाए सर। अच्छा, एक एक्ट है आपको पढ़ना है, उसमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। यस सर। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, बीमारी हित लाभ के पढ़े होंगे आप। इसमें वेटिंग पीरियड का चर्चा है। ये वेटिंग पीरियड क्या होता है? सर वेटिंग पीरियड के दौरान यदि किसी श्रमिक को चोट लगता है तो उसको 3 दिन के बाद उसे सर, यदि 3 दिन से अधिक का वो उससे प्रभावित रहता है तब उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा क्षतिपूर्ति दिया जाता है। तो ये 3 दिन का जो समय है सर, ये वेटिंग पीरियड कहा जाता है। मेसिडेंसी भिक्षावृत्ति भी पढ़नी है आप। बिहार सरकार के द्वारा भिक्षावृत्ति को रोकने के कौन कौन से उपाय किए गए, कौन से अधिनियम लाए गए? और भारत सरकार ने कल ही एक विभाग ने ये निर्णय लिया भिक्षावृत्ति पर, वो कौन सा निर्णय? सर एक निर्णय अभी हाल में ही आया है कि भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित किया गया है और किसी भी आधार पर अपने शारीरिक या किसी भी अक्षमता को दिखाकर भिक्षावृत्ति नहीं मांगा, भीख को नहीं मांगा जाएगा। परंतु कोई योजनाएं और एक्ट वगैरह मुझे अभी याद नहीं आ रही है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अभी लॉकडाउन के पीरियड में यस, चूँकि बहुत बड़ी आपदा की स्थिति आ गई, तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत कल्याणकारी योजना लागू की गरीबों के लिए। वो योजना कौन थी और उसके अंतर्गत क्या दिए गए? माफ किया जाए सर, एक बार फिर से सवाल को दोहराया जाए, इंटरनेट हो गया था तो आवाज नहीं पड़ पाया। राष्ट्रीय आपदा की तरह जो कोविड-19 के आने के बाद गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बृहत योजना प्रस्तुत की गई और उससे संबंधित बहुत प्रावधान भी किए गए हैं। तो ये बता सकते हो कौन सी योजना है? सर महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को आरंभ किया गया सर, जिसमें गरीबों और मजदूर दोनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सर इन्हें टॉपअप के माध्यम से 5 केजी अनाज उपलब्ध कराया गया ताकि इनकी खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो। साथ ही सर इससे पहले भी जो जितने भी योजनाएं थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 या अंत्योदय योजना, वो भी क्रियान्वित रही सर। साथ में जितने भी मजदूर लोग आए उनके कौशल के आधार पर उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दे करके रोजगार देने का प्रयास भी किया गया है सर। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है? वैसे व्यक्ति जो अपने मूल स्थान से कहीं किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे रोजगार के लिए या फिर अन्य किसी काम के लिए, परंतु दोबारा समस्या होने के बाद या फिर पुनः अपने स्थानीय स्थान पर लौट करके आना सर रिवर्स माइग्रेशन है सर। अब ये जो समस्या है इससे बिहार और यूपी ज़्यादा दंश झेल रहा, तो ये जो समस्या है इस पर निजात पाने के लिए आपके पास कोई विजन है? सर मुझे लगता है ये सर एक हमारे पास एक अवसर है सर, क्योंकि जितने भी लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बाहर गए हैं वहां से वो किसी न किसी तरह का वो कौशल को सीख करके आए हैं सर, और स्थानीय स्तर पर उनको कौशल को जांच करके उनको और प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार का नया साधन दिया जा सकता है सर, जिससे अपने राज्य की बेरोजगारी भी दूर हो सकती है सर, रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं।
हाल में सर एक कुंदन कुमार थे सर, पश्चिमी चंपारण से, वो कर्नाटक से आए थे, तो उन्हें सर सीमेंटेड ईंट बनाने की तकनीक पता थी और साथ ही सर वो टाइल्स भी बना सकते थे। तो उन्हें सर राज्य सरकार के द्वारा अनुदान मिला है और अभी वो सर वो 30 से 40 श्रमिकों के लिए सर एक अपना छोटा सा कारखाना भी खोल के रखे हैं सर। तो इस तरह से ये काफी, ये हमारे लिए अवसर है सर। अच्छा, और किसी क्षेत्र की हमारी जो स्ट्रेंथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के बताइए, कोई कार्यक्रम और किया जा सकता है? सर कृषि क्षेत्र में भी बाहर से लोग आते हैं, तो कृषि यदि हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों से आए हैं तो उन्हें कृषि के लिए नए तकनीक के बारे में जानकारी है सर। तो कृषि क्षेत्र में भी हम लोग उनका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं सर। जैविक कृषि का तकनीक उन्हें जानकारी प्राप्त होगी तो अच्छा। कल सरकार ने 1-2 ही दिन पहले हुआ मधुमक्खी पालन पर उन्होंने बड़ी वृहद नीति बनाई है। क्या है ये समझान पढ़ा है? सर बिहार सरकार के जानकारी है सर मुझे। बिहार सरकार का ही पूछ रहा हूँ। नहीं जान। बिहार सरकार सर कृषि रोड मैप के माध्यम से तीसरा कृषि रोड मैप में सर बिहार सरकार स्थानीय स्तर पर मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन पर ध्यान दे रही है सर। और इसके द्वारा सर महिला सशक्तिकरण पर का ये काफी अच्छा योगदान है सर। इसमें ये महिलाओं का विशेष जो मैं कार्य योजना पूछ रहा हूँ, किन किन विभागों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए, बजट भी दिया गया? माफ किया जाए सर। करे पेपर पढ़ते हैं? जी हाँ सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? दैनिक जागरण सर। दैनिक जागरण के मुख्य संपादक कौन है? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। कल संपादकीय में क्या छपा था? सर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर संपादकीय में एक काफी अच्छा एडिटोरियल आया था सर, जिसमें कृषि के समक्ष चुनौतियां और उन चुनौतियों को कैसे समाधान किया जाना चाहिए सर था सर। साथ में सर भारत और ईरान के मध्य जो दूरियां हैं उसे समाप्त करने के लिए जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का से आने के दौरान आज का पेपर पढ़ा आपने? ईरान में आपकी आवाज कट रही। चलिए, आवाज बीच बीच में कट जा रही है। अभी एक सर भी जुड़ेंगे, वो भी आपसे पूछेंगे। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है सर। कोई और एक गुलशन। चलिए सर जब जुड़ेंगे तो मैं बोलूँगा। आप मेरी आवाज आ रही है तो आप बताएं। साइकिलिंग में मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। वर्ल्ड चैंपियनशिप एक आयोजन होता है साइकिलिंग में, उसका नाम क्या है? जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। यस सॉरी सर, नई जानकारी के बारे में अच्छा, नहीं पता। देखूंगा। जो ओलंपिक में साइकिलिंग होती है उसके इवेंट्स सबके नाम जानते हैं आप? सर ओलंपिक नहीं जानकारी है, नहीं पता है आपको? चलिए कोई बात। आप एक द्वारा राहगीर को कुचल दिया जाता है जिसके कारण पूरी सड़क जाम है। आप एक एसडीएम है और कैसे आप उसको नियंत्रण में जाएंगे करने? हजारों की संख्या में भीड़ है वहां पे। सर सबसे पहले तो मैं स्थानीय स्तर पर जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है उनसे मिलकर के मैं इस समस्या उनसे पहले इस पे बात करूंगा सर कि जो हुआ वो गलत हुआ है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी आरोपी है उस पर सरकार के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी, प्रशासक के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। और लगातार रोड को जाम लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा और इसके लिए इस तरह मैं काम करूंगा। साथ में
भीड़ में कुछ 3-4-5 लोगों से मैं बात करूंगा, इससे पे प्रयास करूंगा कि आप लोग चाहते क्या, उनके क्या मेन मांग क्या होगी, उनकी मांग को जान करके मैं भीड़ को शांत करने का प्रयास करूंगा। नहीं, कोई आपसे बात करने को जाएगा उस पर उचित कार्रवाई होगा। कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है फिर, और सड़क ऐसी जाम लगी है कि नेशनल हाईवे। हाँ सर, सर मैं उनसे बात करने का ही प्रयास करूंगा सर, क्योंकि उन्हें ये भी बताना ही होगा कि यदि आप बात नहीं करेंगे तो इसी तरह से सड़क को जाम करने से समस्या का समाधान नहीं है। जब तक किसी भी समस्या से आपको बात करना ही होगा, और मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा सर, बात करने को भी कन्विंस कर लूंगा और सड़क को जाम से हटाने के लिए भी कन्विंस कर लूंगा। और यदि नहीं होता है अंतिम रूप से, तो फिर मैं न्यूनतम बल का इस्तेमाल करूंगा सर। नहीं, आप जाते हैं तो आपके ऊपर हमला पथराव के रूप में होता है, पत्थरों से मारा जाता है। फिर इस स्थिति में सर मैं अपने वरीय अधिकारी से बात करके बात करूंगा, और साथ में स्थिति की जानकारी बताऊंगा कि सर यहाँ पर इस तरह की स्थिति आज आई है, और साथ में मैं बल प्रयोग का भी अनुमति मांगूंगा सर। यदि वाटर टैंक के माध्यम से अगर भीड़ को तितर बितर किया जा सके तो मैं ये करूंगा सर, वाटर टैंक का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास करूंगा सर। अच्छा, आप मुझे बताइए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हमारा संविधान क्या है? संविधान की मूल जो कही जाती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये सर? ये वैसा भाग हमारे संविधान का वो भाग है सर जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, और इसमें नकारात्मक रूप से संशोधन नहीं किया जा सकता है सर। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, हमारी संघात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना, ये सब हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है सर। तो अभी हाल के दिनों में जो केशवानंद भारती केस जो आया, ये क्या है ये? सर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था सर। उसी में बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया गया था, और कल केशवानंद भारती सर का, परसों केशवानंद भारती सर का देहांत हो गया सर। इसमें क्या बात आया था? इसमें निष्कर्ष क्या आया? क्या इससे मतलब? इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया सर, और साथ में ये भी कहा गया कि यदि बेसिक कार्यपालिका और विधायिका में समस्या होती है कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन है, तो फिर इसे बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ने अपने पास रखा है कि यदि किसी को समस्या रहे कि कौन सा विषय बेसिक स्ट्रक्चर है या कौन सा विषय बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इस पर अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा सर। अच्छा, ये केशवानंद भारती थे कौन? ये महंत थे सर। क्या केस था? केस क्या था इनका? महंत थे तो क्यों इन्होंने केस क्यों किया? इसके बारे में नहीं जानकारी है मुझे, माफ किया जाए सर। अच्छा ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताएं कि कोरोना में जो डिजिटल पढ़ाई की जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था, साथ ही अभी कि अभिभावक स्कूलों द्वारा जो पैसे मांगी जा रही है वो दे नहीं रहे हैं, या बोल रहे हैं कि नहीं दिया जाए। स्कूल बोल रहे हैं कि हमें तो लेना। आप एक एसडीएम है, मान लीजिए पटना में वो है ड्यूटी, आपके सामने दोनों पक्ष आते हैं, अभिभावक पक्ष भी स्कूल पक्ष भी, कैसे आप इसको देखेंगे? करते मैं दोनों पक्ष से इस मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि अगर प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, प्रॉपर तरीके से उनके बच्चों को पढ़ाई हो रही है, उनको गाइडलाइन दिया जा रहा है, उनका जो भी टेस्ट वीक होता है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वो भी चल रही है, डेली टेस्ट भी चल रही है, और अगर इस तरह का चीजें हो रही है, और साथ में मैं स्कूल से भी, स्कूल के प्रशासक से भी बात करूंगा, प्रधानाचार्य से बात करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से क्लास अगर आप ले रहे हैं, तब मैं दोनों को सर एक मध्य बिंदु में ला करके फीस का निर्धारण करने का प्रयास करूंगा सर, कि इस पर ज्यादा बोझ ना ही अभिभावक पे पड़े और ना ही स्कूल के प्रशासन पे पड़े सर। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और भारत में संसदीय चुनाव, दोनों में क्या अंतर है और किसको आप सही मान, कौन अंतर है? सर दोनों अपने अपने जगह स्थान पर सही है सर। अमेरिका का चुनाव उनके परिस्थिति के अनुसार है,
और हमारे यहाँ चुनाव सर अपने परिस्थिति के अनुसार है, तो दोनों अपने अपने जगह सही है सर। क्या है दोनों में अंतर, क्या है? अपने यहाँ सर वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, किया जाता है, 5 साल के लिए होती है, जबकि अमेरिका में सर 4 साल के लिए होती है राष्ट्रपति का चुनाव। और साथ में सर हर राज्य में अलग अलग चुनाव करके फिर उनका अलग से मत का गणना किया जाता है सर। तो इस बार ट्रंप की सरकार भारत के लिए अच्छी रहेगी या जो जॉय बिडेन है वो रहेगा अच्छा? किसकी आप मानते हैं, भारत के लिए कौन सा आता है? मुझे लगता है सर कि दोनों के साथ भारत का संबंध अच्छा ही रहेगा। यदि ट्रंप आते हैं तो भी या फिर वो आएंगे तो भी दोनों भारत के साथ संबंध अच्छा ही रहेगा सर। अच्छे ये बताएं कि अभी -23 जीडीपी का ग्रोथ किया है, तो इकोनॉमी के संदर्भ में क्या है ये, और आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है? सर अभी वैश्विक महामारी कोरोना के कारण चूंकि बड़े बड़े उद्योग संस्थान बंद हो गए थे, बड़े उद्योगों के साथ में छोटे उद्योग भी बंद हो गए थे, हमारे यहाँ उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हुई, जिस कारण विकास दर हाल में पहली तिमाही में माइनस में चली गई है। और लेकिन भविष्य में आगामी में इसका अभी अनलॉक शुरू हो गया है सर, उत्पादन प्रक्रिया भी जारी है, तो धीरे धीरे करके इसे हम लोग पूरा कर लेंगे। और आत्मनिर्भर भारत स्कीम के माध्यम से सर प्रधानमंत्री सर के द्वारा एक आर्थिक पैकेज घोषित किया गया, जो साथ में कि कोविड-19 से, वैश्विक महामारी कोविड-19 से स्थानीय स्तर पर उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाए सर। 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया सर, जो जीडीपी का 10% था। प्रधानमंत्री गरीब क्या है ये? इसके द्वारा सर मजदूरों को टॉपअप के माध्यम से 5 केजी अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है सर। अच्छा, बिहार में ये कहां से शुरू हुआ था? खगड़िया से सर। अच्छा, और कब हुआ था शुरू, किस डेट को? सॉरी सर, नहीं जानकारी, माफ किया जाए सर, मैं देखूंगा इसे। लास्ट सवाल है मेरा ये, आप मुझे ये बताएं, किसानों की आय दुगनी करने में कौन कौन सा कदम उठाया जाए, खासकर बिहार के संदर्भ में? सर किसानों के आय को दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सर अपने अपने स्तर पर स्टेप लिया है सर। जहां केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू किया गया है सर, वहीं बिहार राज्य सरकार के द्वारा सर कृषि रोड मैप के माध्यम से और साथ में जैविक कृषि और अनुदान दे करके किसानों की आय को दुगना किए जाने का प्रयास किया जा रहा है सर। सर इनका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से फीडबैक हम लोग दे दें।